नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ये देश कठमुल्लों के फतवों से नहीं चलेगा, बल्कि ये देश संविधान से चलेगा और जो भी संविधान के खिलाफ काम करेगा, कठमुल्लापन करेगा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे ज़्यादा करारा जवाब है कट्टरपंथियों के लिए, मजहबी कट्टरपंथ फैलाने वालों के लिए, जिहादियों के लिए। क्योंकि जिस तरीके से देखने सुनने में आता था कि ये कभी भी किसी के भी खिलाफ कोई भी फतवा जारी करके और बिलों में छुप जाया करते थे। कमलेश तिवारी की हत्या भी उसी फतवे के चक्कर में हुई थी। उसके बाद भी तमाम फतवे जारी हुए और ये लोग इतने ज़्यादा कट्टरपंथ में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि इन्होंने तस्लीमा नसरीन के खिलाफ भी फतवा जारी किया था। सलमान रश्दी के खिलाफ अभी भी फतवा चल रहा है और ये फतवे का जो एक अलग से मानसिकता होती है, इसमें एक बार फतवा जारी कर दिया तो कट्टरपंथी जिहादियों के मन में वो बात बैठ जाती है और वो घात लगाकर उस बात को पूरा करने में जुट जाते हैं। जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा वो उनके राष्ट्रीय नीति के तहत हो सकता है और उसका भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई सीधा असर नहीं है। उसके बावजूद ये अपने आप को उससे जोड़कर देखते हैं और उसके बाद जिस तरीके की जहरीली प्रतिक्रियाएं देते हैं, जैसा कि तेलंगाना से भी खबरें आई कि तेलंगाना में जो अल्पसंख्यक सेल कांग्रेसी नेता है वो भी इस तरीके की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कहता है कि फ्रांस से आने वाली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल तेलंगाना में नहीं होना चाहिए और हमें फ्रांस की चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन आधुनिक युग में अब इनको कौन समझाए कि इस तरीके की बातों का आधुनिक युग में कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप किसी चीज़ से पूरी तरीके से तब तक इनकार नहीं कर सकते जब तक वो तार्किक तौर पर सही या गलत नहीं हो। आज जो कुछ फ्रांस में हुआ उसकी प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया की फिर से प्रतिक्रिया हुई। जिस तरीके से फ्रांस के लोग एकजुट होकर कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े हो गए, उसको लेकर भारत में या दूसरे किसी देश में इस तरीके के प्रदर्शन किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर सवाल भी उठाने की ज़रूरत है और उस पर कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। मुंबई की घटना हमने आपको जिक्र किया था कि कैसे मुंबई में सड़कों के ऊपर इमैनुअल मैक्रों के पोस्टर लगा दिए गए और उस पर गाड़ियां चली, इससे कुछ कट्टरपंथी खुश हुए। भोपाल में उन्होंने प्रदर्शन किया। आरिफ मसूद नाम का कांग्रेस नेता इस प्रदर्शन का नेतृत्व करता है, लेकिन बाद में पुलिस 2000 लोगों के ऊपर FIR दर्ज करा देती है। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके के कट्टरपंथ का खामियाजा इस देश को बहुत पहले भी भुगतना पड़ा था। जब लाल कुर्ती आंदोलन शुरू हुआ था, जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और केरल के मोपला में लाखों हिंदुओं को मार काट दिया गया था केवल इसलिए क्योंकि जो कट्टरपंथी थे वो उस सरकार का विरोध कर रहे थे जिसने खलीफा की खलीफत को नष्ट करने का काम किया था, उसको बर्बाद करने का काम किया था, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस समय मोहनदास करमचंद गांधी ने इस बात के लिए भी मोपला का जो पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ था, जो कट्टरपंथियों को लेकर उन्होंने सहानुभूति वाला बयान दे दिया था और ये कह दिया था कि ये हमारे जो कट्टरपंथी भाई हैं ये गुस्से में हैं। लेकिन अब चूंकि भारत में संविधान है, कानून का राज है और ऐसे में किसी भी व्यक्ति को गुस्से में आकर किसी के भी खिलाफ हिंसा करने की छूट नहीं दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए छूट नहीं दी जा सकती कि उसके आस्था या उसके पूजनीय किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है इसलिए वो दूसरे की जान ले लेगा। भारत एक सहिष्णु देश है। भारत की जो संस्कृति है बहुत ज़्यादा सहिष्णु है। अगर ऐसी न रही होती तो आप समझ सकते हैं कि भारत में इतने ज़्यादा आतंकवादी लुटेरे आए, विदेशी लुटेरों ने भारत को तहस नहस किया, लोगों के पूजा घरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटकर संपत्ति को ले गए। उसके बावजूद भारत के लोगों ने सहिष्णुता दिखाई और लोगों को प्यार से रखा, प्यार से उनके साथ संबंध बनाए, प्यार से उन लोगों को अपने देश में जगह दी। भारत ये सिखाता है, भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि सहिष्णुता जरूरी है, माफ़ करना आना चाहिए और किसी भी बात को बिना तर्क के आधार के केवल भावनाओं में बहकर आप अगर पीछा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा। कट्टरपंथी यही करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको असली सीख दे दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने बिहार में एक चुनाव रैली के दौरान कह दिया कि भारत बाबा साहब के संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी कट्टरपंथी मौलवी मुल्ले
मामले के फतवे से नहीं चलेगा और फतवा जारी करने के खिलाफ कानूनी एक्शन भी होगा, क्योंकि फतवा जब कोई जारी करता है तो उसमें सीधे तौर पर किसी की हत्या की सुपारी देने की बात की जाती है, किसी की जो हत्या कराने की बात की जाती है, जो कि कानूनन जुर्म है, इंस्टिगेशन टू किलिंग है। और इस तरीके के जो मामले हैं उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है। इसका ही उल्लेख योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे थे। भारत सरकार पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। भारत सरकार ने कहा है कि इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ किसी भी तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी को भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश में जो कहा है वो उनकी नीति है और उसको लेकर व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या इस तरीके की बातें करता है, निश्चित तौर पर वो उनको मारने की धमकी देने के अपराध के तौर पर उसको पकड़ा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में इसका उदाहरण भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अब पुलिस वालों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति सिख समुदाय के लोगों को छोड़कर पुलिस में अगर वो है तो निश्चित तौर पर वो दाढ़ी नहीं रख सकता है, उसको क्लीन शेव रहना पड़ेगा। और अगर धार्मिक वजहों से कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर दाढ़ी रखनी भी पड़े तो उसके लिए उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी कड़ी में इंतसार नाम का एक जो दरोगा के ऊपर कार्रवाई हुई थी और उसको बर्खास्त कर दिया गया था इस वजह से क्योंकि वो 3 बार कहने के बावजूद उसने दाढ़ी नहीं कटवाई थी और बाद में वो सैल्यूट करने की बजाय वो सलाम किया करता था, आदाब किया करता था। इसको लेकर उस पर कार्रवाई हुई और बाद में उसने दाढ़ी कटवा कर सैल्यूट करते हुए फोटो आगे अपना भेजा और उसके बाद एसपी ने उसको बहाल कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके का जो कट्टरपंथ है उसको रोकने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसी का संकेत देते हुए योगी आदित्यनाथ ने बिहार में ऐलान किया है कि अब कट्टरपंथियों के फतवों से नहीं बल्कि संविधान से ही देश चलेगा। फ्रांस में एक कार्टून के बाद विवाद हुआ। पहले उसको लेकर कुछ सालों पहले जिन लोगों ने कार्टून बनाया था, छापा था, उनकी हत्या कर दी थी। बाद में एक बार फिर से उस मैगजीन ने, चार्ली हेब्दो नाम की मैगजीन ने उस कार्टून को छापा और उसके बाद फिर से एक टीचर की हत्या कट्टरपंथियों ने कर दी। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये कहा था कि इस तरीके से कार्टून बनाना एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ आता है, इसको लेकर इस तरीके की कट्टरवादिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसके बाद पूरी दुनिया में कट्टरपंथियों में उबाल आया और इस उबाल का असर भारत में भी देखने को मिला। भारत में भी तमाम जगह पर कट्टरपंथियों के इशारे पर जो मजहबी लोग हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इस तरीके की बातें करना शुरू कर दी। कई लोग इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ गलत बयानी कर रहे थे। उसी कड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छात्र, जिसको छात्र नेता एक्टिविस्ट कहा जा रहा है, फरहान जुबैरी, वो भी इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहा है। वो कहता है कि उसकी गुस्ताखी, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाले का हम सर कलम कर देंगे। जिसके बाद यूपी पुलिस ने संज्ञान लिया और उस मामले की जांच रखी, लेकिन इस सब के ऊपर और अब कांग्रेस तुष्टीकरण के तहत इस मामले को जिस तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि 2 जगह का हमने आपको उदाहरण दिया कि तेलंगाना में भी कांग्रेस है इस पूरे के पूरे बवाल के पीछे और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी। जहां तक एएमयू के इस तथाकथित छात्र फरहान जुबैरी का सवाल है तो इसके भी संबंध कांग्रेस या सपा जैसी दूसरी पार्टियों से रहे हैं। ये लोग कहने को छात्र होते हैं लेकिन एक बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के बावजूद ये जबरदस्ती केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र वजीफा लेकर ये पढ़ने का ड्रामा करते रहते हैं और उसकी आड़ में नक्सलवाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिशें करते रहते हैं। जिस तरीके से पहले भी देखने को मिला था जब देश विरोधी बयानबाजी एएमयू और जेएनयू के छात्रों ने खूब की थी, जामिया मिलिया के छात्रों ने की थी और उसके बाद उनके बचाव में राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग ये कहकर उनका बचाव करते हुए नजर आए थे कि ये छात्र हैं। एक तरफ देश में 18-19 साल का कोई युवक अपनी मेहनत मजदूरी के बल पर अपने परिवार को पाल रहा होता है और दूसरी तरफ ये उससे दुगनी उम्र के हो जाने के बावजूद ये देश के सरकारी खजाने पर बोझ बनकर वजीफे की रकम से अय्यासियां करते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि कन्हैया कुमार उमर खालिद के मामले में सामने आया था कि 35-35, 36-36 साल के छात्र छात्राएं जेएनयू में अय्यासियां करते रहते हैं और उन्हें जो वहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं उसका वो मुश्किल से 1000-1200
1200 रुपये महीने का देते हैं, और इतना भी नहीं देते क्योंकि 20 रुपये महीने का कमरा मिल जाता है, 500-700 रुपये का मैस होता है, और उसके अलावा उन्हें गांजा चरस फूकने के लिए जिस तरीके की सहूलियतें वहाँ उनके कमरे को इस्तेमाल करने वाले लोग दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके के छात्र अपने कमरों में दूसरे लोगों को किराएदार के तौर पर रख लेते हैं और उनसे 2,500 से 3,000 रुपये जो मिलता है उसको गांजा चरस फूकने में खर्च कर देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब इसका बड़ा संकेत दे दिया है कि सरकार इसको लेकर काम करेगी, खासकर उत्तर प्रदेश में। जैसा कि एएमयू के इस तथाकथित छात्र ने एक अपमानजनक और एक निंदनीय बयान दिया, उसको लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। एएमयू से उस पर सफाई मांगी गई है। हालांकि ये जो तथाकथित छात्र है अभी भी अपनी बात पर अड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जिन्हें एजुकेटेड कह सकते हैं, उनकी सोच भी अगर इस कदर कट्टरपंथी होगी कि कोई व्यक्ति अगर अपने देश में कुछ कहता है उसकी प्रतिक्रिया वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति की जान लेने की धमकी देते हुए नजर आएंगे, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। अगर वहाँ पर कोई टीचर किसी भी तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती है और उस दौरान अगर वो कोई टिप्पणी कर देती है तो उसकी जान ले ली जाती है, उस पर ब्लेसफेमी का मुकदमा चला दिया जाता है या फिर उसको सरेआम सर कलम करके मार दिया जाता है, जैसा फ्रांस में हुआ था टीचर के साथ में। जिस तरीके से बच्चे के पेरेंट्स ने उसको सरेआम मार दिया, गला काट दिया, जिसको जिबे करना ये कट्टरपंथी अपने मजहबी भाषा में बोलते हैं। इनके अनुसार जिबे करने का मतलब होता है कि अल्लाह के इबादत में किसी व्यक्ति को जो कि उनकी अल्लाह पर ईमान नहीं लाता है उसको जिबे करने का मतलब है कि उसको मौत के घाट उतारकर उसको मुक्त कर देना। दिल्ली के अंदर भी जितनी घटनाएं हुई लफ्जियात को लेकर, उनमें भी ऐसा देखने को मिला था कि कट्टरपंथ से प्रभावित जो जिहादी किस्म के लोग होते हैं वो अगर उनके लड़के या लड़की के साथ किसी का संबंध होता है तो उसकी गर्दन को जैसे बकरे की गर्दन को काटकर जिबे किया जाता है, जिसको ये हलाल करना कहते हैं, उसी तरीके से आदमी की गर्दन काटते हैं। चाहे फ्रांस का मामला हो या दिल्ली में अंकित की हत्या का मामला हो या बाद में अभी राहुल की जो हत्या हुई है, ये सब घटनाएं एक जैसी नजर आती हैं, क्योंकि इन सभी में जो मोडस ऑपरेंडाई है यानी कि हत्या करने का तरीका है लगभग एक है, और इस सब के पीछे वो कट्टरपंथी सोच है जिसको बदलने की जरूरत है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। हम मध्ययुगीन सोच के आधार पर दुनिया को न तो चलने देना चाहते हैं और न ये ऐसा चल सकता है, क्योंकि आज हम तमाम चीजों में परिवर्तन देख चुके हैं, तो सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, लोगों को सहिष्णु होना पड़ेगा। और जो लोग अब तक भारतीय संस्कृति के वाहक लोगों के ऊपर असहिष्णु होने का दोष लगाते थे, अब वो कहां छुपे हुए हैं? क्यों नहीं वो इस तरीके के कट्टरपंथी फतवा जारी करने वाले लोगों के खिलाफ असहिष्णुता का नारा बुलंद करते हैं? क्यों नहीं वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, इसको रोके जाने की जरूरत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जान लेने की या उसको जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आएंगे। अब जरूरत है कि वो जो अवार्ड वापसी गैंग था, वो जो इंटॉलरेंस वाला गैंग था, उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए कम से कम ऐसे कट्टरपंथियों का विरोध करना चाहिए। सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वही सरकार की नीति है कि किसी भी हालत में किसी भी कट्टरपंथी को इस तरीके के फतवा जारी करने या अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।